अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसजीजी इनसाइट्स। आज मैं आपके साथ इको 401 मिड टर्म पेपर प्रिपरेशन पर बात करूंगी। स्टूडेंट, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ये वीडियो 2030 में भी देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए इतनी ही हेल्पफुल होगी। ये एमसीक्यूज प्योरली मैंने आपके लेक्चर के कंटेंट से बनाए हैं और बिल्कुल वीओ के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली बनाए हैं। आपके व्यू में इसी तरह से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, एक मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप फाइल पर बिल्कुल मत जाया करें। स्टूडेंट, फाइल्स आपका टाइम वेस्ट है। मेरे चैनल पर आपको कभी भी कोई भी फाइल प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसी तरह की इंटरेक्टिव वे में आपको लर्न करवाती हूँ मैं, और ये साइट्स मैं आपको फ्री देती हूँ। स्टूडेंट, अगर आप यही साइट्स फ्री हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको टोटली फ्री लिंक शेयर करती हूँ। इसके साथ अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो स्टूडेंट आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पेड सर्विसेज के लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसके साथ साथ स्टूडेंट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं हम अपनी तैयारी की तरफ। सबसे पहला जो हमारे पास लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 1। तो स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक इज़ अ प्राइमरी स्टडी ऑफ। तो स्टूडेंट, जो हमारे पास इकोनॉमी प्राइमरी स्टडी किसकी है? स्केर्सिटी और चॉइस के। स्टूडेंट, आपको पता है कि आपकी जो इको 401 है उसमें हमेशा एमसीक्यूज बेस्ड पेपर आता है। तो अगर आप ये एमसीक्यूज अच्छी तरीके से करते हैं तो आपका 50 to 80% स्टूडेंट आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मेरी जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिव्यू ये है कि वो 80% अपना पेपर बहुत अच्छा सॉल्व करके आते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट का तो 100% भी कहना होता है कि उनका 100% पेपर सॉल्व हो गया है। माइक्रो इकोनॉमी फोकस ऑन। स्टूडेंट, मिक्रो का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो छोटी होती है। तो यहाँ इसका आंसर है इंडिविजुअल यूनिट आर कंज्यूमर फ्री। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास विच इज़ अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। स्टूडेंट, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या होता है? जो सिर्फ हम सजेशन दे रहे होते हैं। हमारा जो वैल्यूएबल जजमेंट होती है उसे हम नॉर्मेटिव में डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट को टैक्स को लो करना चाहिए। हम कोई भी सजेशन नहीं दे रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि शुड बी। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगी। मिसाल के तौर पर आप अपना कोई फेवरेट ड्रामा मिस कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि कल आपका पेपर है और आपने अपनी स्टडी करनी है। तो स्टूडेंट, आपका ड्रामा मिस करने की अपॉर्चुनिटी क्या कॉस्ट क्या है? आपका फ्यूचर। क्योंकि स्टूडेंट, अगर आप अपनी स्टडी पर फोकस करके पढ़ते हैं तो आपका सीजीपीए इंप्रूव होता है, और एग्जैक्टली ये आपकी फ्यूचर में आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मनी पेड, या नेक्स्ट बेस्ट आल्टरनेटिव फोरगोन। स्टूडेंट, नेक्स्ट बेस्ट आल्टरनेटिव फोरगोन इसका करेक्ट आंसर है। द 3 फंडामेंटल इकोनॉमिक क्वेश्चंस आर। तो स्टूडेंट, 3 फंडामेंटल इकोनॉमिक क्वेश्चन ये आपके लेक्चर नंबर 1 का ही हिस्सा है, पहले ही पेज पर है। व्हाट, हाउ, फॉर वूम, आर टू प्रोड्यूस। इंशाल्लाह मैं इको 401 की सीरीज़ भी बहुत जल्द लेकर आऊँगी। जो आपके आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज पर हम चलते हैं। इन प्लान्ड इकोनॉमी डिसीजन आर मेड बाय। स्टूडेंट, प्लान्ड इकोनॉमी में जो डिसीजन होता है वो कौन बनाता है? वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिसीव इंटरेस्ट एज अ रिवॉर्ड। स्टूडेंट, इंटरेस्ट एज अ रिवॉर्ड, लैंड, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर और लेबर। हमारे पास यही 4 फैक्टर्स होते हैं, लेकिन हमारे पास रिवॉर्ड किस में आता है? हमारे पास लेबर में रिवॉर्ड रिटर्न होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देख रहे हैं स्टूडेंट, ये कितना इंटरेक्टिव वे है आपको पढ़ाने का। आपको यूट्यूब पर, गूगल पर इतनी ज़बरदस्त किस्म की तैयारी की प्रिपरेशन वीडियो ना मिलेगी कहीं से, और ना ही आपको फ्री लिंक्स दिए जाएंगे। आप अगर इस तरह प्रैक्टिस करते हैं खुद से तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी तरीके से अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अपने आप को टारगेट भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ये टारगेट देते हैं कि आपने ये जो लेक्चर्स हैं इनको आपने 15 मिनट में करना है, और ये जो आपका पेपर है इसको आपने 15 मिनट में सॉल्व करना है, तो इंशाल्लाह ये जो साइट है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अ कनकेव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट एरिया, जैसे हम कहते हैं पीपीएफ। स्टूडेंट, आपने याद रखना है पीपीएफ की फुल फॉर्म क्या है? अ कनकेव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट एरिया। ये हमारे पास क्या इंडिकेट करता है स्टूडेंट? ये हमारे पास इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिस्कस करता है। नेक्स्ट हमारे पास ये टच नहीं हुआ। नेक्स्ट एमसीक्यूज पर चलते हैं। पॉइंट इनसाइड द पीपीएफ रिप्रेजेंट। स्टूडेंट, जो हमारा पॉइंट होता है पीपीएफ के नीचे, तो वो क्या शो करता है? इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें, आपको यहाँ पर रेफरेंस भी दे दिया जाता है, और आपको बताया जाता है कि ये आपके किस टॉपिक से आया है और कौन सी हेडिंग से आया है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिपिक्टेड बाय। स्टूडेंट, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसे हम किससे डिपिक्ट कर सकते हैं? पॉइंट शिफ्ट टू पीपीएफ इनवर्ड। नो स्टूडेंट, शिफ्ट, लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट और डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन। तो स्टूडेंट, जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके दरमियान प्रोवाइड करता है?
प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो स्टूडेंट ये भी आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एमसीक्यूज। यहाँ पर जो भी आपको दिखाया जा रहा है स्टूडेंट, ये एज इट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर अगर हमारी प्राइस बढ़ जाती है तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी बढ़ जाती है। अगर हमारा कोई फॉर एग्जांपल हमारा जो लाइफ बॉय शैम्पू है वो ज़्यादा सेल हो रहा है तो फैक्ट्री उसे ज़्यादा ही प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्रिसिस पैराबस मीन। तो स्टूडेंट जो हमारे पास क्रिसिस पैराबस है इसका मतलब क्या होता है, ऑल थिंग्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जो तमाम चीज़ें हैं वो हमारे पास कांस्टेंट है। ये आपके ग्राफ की टर्म है स्टूडेंट, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था ये। लेकिन व्यू वालों का कोई भरोसा नहीं होता, वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। द डिमांड कर्व जनरली स्लोप। स्टूडेंट जो डिमांड कर्व का हमारे पास स्लोप होता है वो हमेशा डाउनवर्ड होता है। स्टूडेंट आपने ये बहुत अच्छे तरीके से करना है क्योंकि आपके जो व्यू में इस तरह के एमसीक्यूज आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। द सब्स्टिट्यूट इफेक्ट डिस्क्राइब। स्टूडेंट जो हमारे पास सब्स्टिट्यूट इफेक्ट होता है वो क्या डिस्क्राइब करता है कि स्विचिंग टू द चीपर अल्टरनेटिव व्हेन प्राइसेस आर हाई। हम क्या करते हैं, सस्ती चीज़ ले लेते हैं जब हमारे पास बजट नहीं होता। अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज काज बाय। अगर हम चेंज करते हैं क्वांटिटी डिमांड में तो वो किसकी वजह बनती है हमारे पास। तो स्टूडेंट ये भी आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज कास्ड बाय। तो स्टूडेंट इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड। जो डिमांड होती है अगर हम वो तब हमारी चेंज होती है जब हम प्राइस को ऊपर नीचे करते हैं। इफ़ इनकम राइजेज डिमांड फॉर अ नॉर्मल गुड विल बी। स्टूडेंट अगर हमारी इनकम राइज कर जाती है तो जो हमारी डिमांड होती है नॉर्मल गुड्स की वो डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि इंक्रीज हो जाती है स्टूडेंट। जी हाँ, हमारी नॉर्मल गुड्स की जो होती है डिमांड वो इंक्रीज हो जाती है। मुझसे ये मिस्टेक हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं फॉर सब्स्टिट्यूट गुड टी एंड कॉफ़ी। इफ़ प्राइस ऑफ टी राइजेज डिमांड ऑफ कॉफ़ी विल बी डिक्रीज। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास जो टी की कीमत बढ़ जाती है तो डिमांड कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी। जाहिर सी बात है जो महंगी चीज़ है उसे हम नहीं यूज़ करेंगे, जो सस्ती है उसे हम यूज़ कर लेंगे। एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट विल काज सप्लाई। स्टूडेंट अगर हम प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ा देते हैं तो हमारी जो सप्लाई होती है वो मूव अप, वो शिफ्ट लेफ्ट कर जाती है। ये फिर मुझसे मिस्टेक हो गई स्टूडेंट, आपने इसे ध्यान से करना है। इको 401 पढ़ी को भी बहुत ज़्यादा देर हो गई है तो इसीलिए मुझसे ये थोड़ी सी मिस्टेक्स हो रही हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पर हम चलते हैं। विच काज अ शिफ्ट इन डिमांड। तो स्टूडेंट हमारे पास डिमांड को शिफ्ट कौन करता है, कंज्यूमर टेस्ट। जी हाँ स्टूडेंट, हमारा जो कंज्यूमर का टेस्ट होता है यानी कि नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट ऑफ द डिमांड। स्टूडेंट अगर हमारा जो कोई भी चीज़ अगर सेल हो रही है तो उस पर क्या असरअंदाज होता है, हमारा कस्टमर ही असरअंदाज होता है। स्टूडेंट हमारे 3 एमसीक्यूज ठीक हुए हैं और 2 रॉन्ग हुए हैं। इक्विलिब्रियम अक्कर वेयर। स्टूडेंट हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ पर अक्कर होता है, तो ये हमारा जब सप्लाई ज़्यादा हो हमारी डिमांड से। ओह माय गॉड स्टूडेंट, फिर से मुझसे ये मिस्टेक हो गई है, तो आपने इसे मिक्स नहीं करना। नेक्स्ट एमसीक्यू पर हम चलते हैं। इफ़ प्राइस इज सेट बिलो इक्विलिब्रियम इट क्रिएट। स्टूडेंट अगर हमारी प्राइस कम हो जाए, जो हमारी कीमत से हमारी जो प्राइस है उसे हम कम सेट कर दें तो क्या होता है, तो हमारी शॉर्टेज हो जाता है, हमारी जो चीज़ें होती हैं वो बिक जाती हैं और जो स्टॉक होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब प्राइस सीलिंग इज़ इफ़ेक्टिव इफ़ सेट। जो प्राइस सीलिंग है वो हमारी कहाँ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, तो स्टूडेंट हमारी अबव इक्विलिब्रियम, बिलो इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट जो हमारी प्राइस सीलिंग है वो हमेशा बिलो इक्विलिब्रियम पर हमारे लिए परफेक्ट होती है। अ प्राइस फ्लोर यूजुअली लेड टू। स्टूडेंट जो हमारा प्राइस फ्लोर होता है वो हमारे पास किस चीज़ को लेड करता है, वो हमारे पास सरप्लस या एक्सेस ऑफ सप्लाई को लेड करता है। इफ़ डिमांड इंक्रीज एंड सप्लाई इज़ कांस्टेंट। अगर हमारी जो डिमांड है वो बढ़ गई है लेकिन सप्लाई कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगी, तो जो हमारी प्राइसेस होंगी वो राइज हो जाएंगी। जी हाँ, क्योंकि चीज़ें कम हैं और मतलब उनकी प्राइस ज़्यादा है। तो नेक्स्ट लेक्चर है हमारे पास लेक्चर नंबर 6, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैयर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ। जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्वांटिटी डिमांडेड टू प्राइस को मैयर करती है। इफ़ PED ग्रेटर देन 1। स्टूडेंट अगर हमारा PDE यानी कि हमारी जो प्राइस है वो डिमांड से ज़्यादा हो तो हमारी जो डिमांड होती है वो क्या होती है, वो इलास्टिक होती है। स्टूडेंट ये आपने याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट ही आपके पेपर में आते हैं। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब मेरा इको का पेपर हुआ था तो यही चीज़ें पूछी गई थी और एग्जैक्टली मैंने आपके लिए भी ऐसा ही पेपर बनाया है। मैंने कोई लंबी चौड़ी कहानियाँ नहीं बयान की, यही आपका व्यू का पेपर होता है। आपने मुझे कमेंट में आकर ज़रूर बताना है कि आपका कितना पेपर आया है। स्टूडेंट आप कमेंट ज़रूर किया करें क्योंकि आपके कमेंट्स की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ़ायदा होता है। इफ़
डिमांड इज इन इलास्टिक देन PED स्मॉलर देन 1 राइजिंग प्राइस विल बी। अगर हमारी जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है तो हमारी जो PED है वो उसकी जो प्राइसेस हैं वो राइज कर जाएंगी। तो स्टूडेंट क्या होगा, जो हमारा टोटल रेवेन्यू है वो बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है, जब चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी और ज़्यादा प्राइस पे बिकेंगी तो हमें मुनाफा ज़्यादा आएगा। रेवेन्यू का मतलब ही मुनाफा होता है। अ वर्टिकल डिमांड कर्व रिप्रेजेंट्स, जो हमारे पास वर्टिकल डिमांड कर्व है वो क्या रिप्रेजेंट करती है हमारे पास, वो हमारे पास परफेक्टली इन इलास्टिक होती है। जो वर्टिकल हमारे पास कर्व होती है वो हमेशा परफेक्टली इन इलास्टिक होती है। द मिड पॉइंट फार्मूला इज़ यूज टू एलोकेट, जो हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला होता है जो क्या एलोकेट करता है, वो हमारे पास आर्क इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, तो हमारे 2 MCQs रॉन्ग है और बाकी हमारा जो आंसर है ओवरऑल अच्छा गया है। अब हम देखें इनकम इलास्टिसिटी। स्टूडेंट ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है, इनकम इलास्टिसिटी फॉर फ्रंटियर गुड। स्टूडेंट जो इन्फीरियर गुड, जी हाँ स्टूडेंट, जो हमारी इन्फीरियर गुड होती हैं उनके लिए हमारी जो इलास्टिसिटी है वो क्या है, वो हमारे पास नेगेटिव होती है। जो इन्फीरियर गुड्स कम ही लोग खरीदते हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते महंगी चीज़ वही खरीदते हैं ज़्यादातर। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बिटवीन कार एंड पेट्रोल। स्टूडेंट जो क्रॉस पेट्रोल इलास्टिसिटी होती है हमारे पास कार की और पेट्रोल की, वो हमारे पास क्या होती है, तो स्टूडेंट हमारे पास नेगेटिव होती है। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि अगर हमारी जो कॉम्प्लीमेंट है, अगर पेट्रोल बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है क्या हम ज़्यादा कार खरीदेंगे, हम कार नहीं खरीदेंगे जब हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। लग्जरी गुड टिपिकली हैव, जो हमारे पास लग्जरी गुड्स होती हैं वो हमारे पास कितनी होती हैं, तो स्टूडेंट वो हमारे पास ग्रेटर देन 1 होती हैं। इसकी जो हमारे पास YED है वो हमारे पास हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। और XED इज़ पॉजिटिव। स्टूडेंट XED मैंने आपको पीछे पढ़ाया है। जो इन्फीरियर गुड्स को हम देखते हैं, गुड्स आर, जो हमारी इन्फीरियर गुड्स होती हैं उनका वो पॉजिटिव कब होती हैं, जब हमारे पास उनका सब्सटीट्यूट मौजूद हो। नेसेसिटीज़ जनरली हैव YED बिटवीन। स्टूडेंट जो हमारी नेसेसिटीज़ होती हैं YED, तो वो किन के दरमियान हो रही होती है, 0 और 1 के दरमियान। स्टूडेंट आप इको 401 में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं, जितने भी एनालिसिस हो रहे होते हैं, वो हमेशा X और Y की फॉर्म में ही हो रहे होते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिमांड ऑन। स्टूडेंट जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो किस पर डिपेंड करती है, तो स्टूडेंट वो हमारी टाइम पीरियड पर डिपेंड करती है। इन शॉर्ट रन सप्लाई इज़ यूजुअली, शॉर्ट रन में जो हमारी सप्लाई होती है वो हमारे पास मोर इन इलास्टिक होती है, क्योंकि प्राइस हमारी बढ़ती रहती है। द बर्डन ऑफ टैक्स फॉल मोर ऑन कंज्यूमर इफ़ डिमांड इज़, जो टैक्स का बर्डन है वो ज़्यादा कर दिया जाता है हमारे जो कंज्यूमर्स होते हैं या फिर हमारे जो कस्टमर होते हैं। कब ज़्यादा कर दिया जाता है स्टूडेंट, जब आपकी जो डिमांड होती है वो इन इलास्टिक होती है। यानी कि अगर आप प्राइस बढ़ा भी रहे हैं ना स्टूडेंट, तो आपका प्राइस बढ़ाने से आपकी जो क्या कहते हैं उसे, अभी मैंने आपको पढ़ाया था स्टूडेंट, डिमांड कम नहीं हो रही। अ स्पेसिफिक टैक्स शिफ्ट द सप्लाई कर्व, जो स्पेसिफिक टैक्स होता है वो सप्लाई कर्व को किधर शिफ्ट करता है स्टूडेंट, ये हमारी सप्लाई कर्व जब शिफ्ट होती है तो हमारे पास नॉन पैरेलल होता है। सॉरी स्टूडेंट, मुझसे फिर से ये गलत मार्क हो गया। आपने ये ध्यान से करना है और इसे हैंड आउट को पढ़ कर करना है। मैं तो अंदाजे से कर रही हूँ, काफ़ी देर का ये कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं। इफ़ डिमांड इज़ परफेक्टली इलास्टिक, अगर हमारी जो डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक हो, हु पेज़ द टैक्स, तो हमारा जो टैक्स है वो कौन पे करता है, वो प्रोड्यूसर पे करता है। जी हाँ स्टूडेंट, हमारा प्रोड्यूसर पे कर रहा होता है, क्योंकि उसे मुनाफा ही बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर है लेक्चर 9, कार्डनैलिटी यूटिलिटी अश्योर यूटिलिटी कैन बी। स्टूडेंट जो हमारी कार्डनल यूटिलिटी होती है वो क्या अश्योर करती है कि हमारे पास मैयड इन नंबर, जो वैसे भी कार्डनैलिटी का मतलब होता है नंबर्स। अगर आपने CS 403 या CS 304 पढ़ा है तो आपको पता चल गया। कार्डनैलिटी जहाँ पर भी आ जाए उसका मतलब होता है नंबर ऑफ एनीथिंग जिसकी भी हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम इको की बात कर रहे हैं तो इको के अकॉर्डिंगली हम देख लेंगे, अगर हम कंप्यूटर साइंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस के अकॉर्डिंगली देख लेंगे। अब मार्जिनल यूटिलिटी इज, तो स्टूडेंट मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास क्या होती है, एडिशनल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम 1 और मोर यूनिट। तो नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, लो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट एज कंजप्शन इंक्रीज। स्टूडेंट जो हमारी कंजप्शन होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ये हमारा लॉ कौन सा कहलाता है, ये हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन कहलाता है। तो स्टूडेंट
इसके अकॉर्डिंगली जब हमारा एम यू स्टे कॉन्स्टेंट, जब हमारा जो एम यू डिक्रीज हो, एम यू जब हमारे पास डिक्रीज हो तो ये हमारी जो डिमांड होती है वो शिफ्ट कर जाती है। टोटल यूटिलिटी इज़ मैक्सिमाइज्ड व्हेन मार्जिनल यूटिलिटीज, जो टोटल यूटिलिटी होती है वो हमारे पास मैक्सिमाइज हो जाती है। स्टूडेंट ये हमारे पास कब मैक्सिमाइज हो जाती है? जब हमारे पास ज़ीरो हो, मार्जिनल यूटिलिटी जब ज़ीरो हो तो ये हमारे पास क्या हो जाती है? हमारे पास मैक्सिमाइज हो जाती है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है इन यू एम इज़ नेगेटिव टोटल यूटिलिटी, जब हमारे पास यू एम नेगेटिव हो, जो टोटल यूटिलिटी होती है वो हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट? वो हमारे पास राइजिंग होती है, फॉलिंग। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है फॉलिंग। इसलिए हम पढ़ते हैं डिस यूटिलिटी में। लेक्चर नंबर 10 की तरफ चलते हैं। द कंज्यूमर इक्वालिटी कंडीशन इज कार्डिनलिटी अप्रोचेज टू, स्टूडेंट जो हमारी कंज्यूमर की इक्वालिटी कंडीशंस होती हैं उसकी कार्डिनलिटी किसको अप्रोच करती है? वो एम यू एक्स इज इक्वल्स टू पी यू एफ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज पर चलते हैं। मेरा ये एमसीक्यूज भी गलत हो गया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास डायमंड वाटर पैराडॉक्स इज एक्सप्लेन्ड बाय, जो हमारा डायमंड वाटर पैराडॉक्स है वो किस में एक्सप्लेन किया जाता है? तो स्टूडेंट डायमंड जो पैराडॉक्स है उसे हम सुपर सप्लाई ओनली में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज पर चलते हैं। ये भी मेरा एमसीक्यूज रॉन्ग हो गया, तो स्टूडेंट आपने ध्यान से ये करना है। मैंने आपके लिए ये जो साइट बनाई है ये 100% आपको करेक्ट आंसर देती है। मैं गलत हो सकती हूँ, आप गलत हो सकती हैं, लेकिन स्टूडेंट इसकी कोई भी मिस्टेक नहीं हो सकती। तो आपने टोटली श्योर होकर काम करना है। कंज्यूमर सप्लाई, तो स्टूडेंट जो कंज्यूमर सरप्लस होता है तो उसे हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? कंज्यूमर सरप्लस हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं? शायद विलिंग टू पे एंड प्राइस पेड। अल्लाह करे ये ठीक हो जाए। जी हाँ स्टूडेंट, तो ये ठीक था मेरा आंसर। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ अज्यूम टू बी, स्टूडेंट बहुत सारे मैं सब्जेक्ट को लेकर चल रही हूँ, ये तमाम कंसेप्ट मुझे क्लियर्ड हैं, लेकिन इतना डेटा माइंड में हुआ पड़ा है कि मिसकंसेप्शंस हो जाती हैं। तो आपने ध्यान से करना है स्टूडेंट काम। अब हमारे पास है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ एज्यूम टू, जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है मनी के अकॉर्डिंगली हम उसे कैसे एज्यूम करते हैं? हम उसे कॉन्स्टेंट एज्यूम करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इफ एम यू एक्स डिवाइडेड बाय पी यू एक्स ग्रेटर देन, यानी कि हमारा वाई एक्स बड़ा हो वाई से, तो हमारे जो राशनल कंज्यूमर होता है तो वो क्या करता है स्टूडेंट? हमारा जो राशनल कंज्यूमर होता है वो बाय मोर, यानी कि ज़्यादा खरीदारी करता है। लेक्चर नंबर 11 की तरफ चलते हैं हम। एन इनडिफरेंस कर्व शो कम्बिनेशन गिविंग, स्टूडेंट जो इनडिफरेंस कर्व होती है वो कम्बिनेशन किसका शो करती है? हमारे पास सेम सेटिस्फिक्शन का कम्बिनेशन शो करती है। इनडिफरेंस कर्व आर टिपिकली कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये तो मुझे आता है। द सप्लाई ऑफ इनडिफरेंस कर्व इज, जो स्टूडेंट हमारी सप्लाई होती है इनडिफरेंस कर्व की तो वो हमारे पास क्या होती है? वो हमारे पास MRS यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आई गेस यही है। जी हाँ स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर यही है। हायर इनडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट, जो हायर इनडिफरेंस कर्व होती है वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करती है स्टूडेंट? वो हमारे पास हायर यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। इनडिफरेंस कर्व कैन नॉट, जो इनडिफरेंस कर्व है वो कभी भी हमारे पास इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है यहाँ पर हम रिजल्ट भी देख लेते हैं। हमारे 5 करेक्ट है स्टूडेंट। ये जो रोंग वाला है असल में ये हुआ है कि मैं आपकी वीडियो बना रही थी तो बच्चे आ गए, वो आपकी वीडियो ख़राब हो गई। तो स्टूडेंट ये वही रिज़ल्ट आपको शो करवा रहा है। जब मैं इसे रिफ़्रेश करूँगी ना तो मेरी जो आंसर्स है वो बिल्कुल ठीक मार्क होंगे। ये जो मेरी पिछली प्रोग्रेस है उसी को ये शो करवा रहा है। असल में हमने जो 5 आंसर्स हैं वो बिल्कुल ठीक दिए हैं। जैसे ही मैं पेज को रिफ़्रेश करूँगी तो ये रिज़ल्ट ठीक हो जाएगा। द बजट लाइन शो कम्बिनेशन ऑफ गुड डैट, स्टूडेंट जो बजट लाइन होती है वो हमारे पास किसके कम्बिनेशन को शो करती है? तो वो हमारे पास गिव द सेम यूटिलिटी, हमारे पास जो यूटिलिटी होती है उसको सेम रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट ये हमारे पास मार्क क्यों नहीं हुआ? कॉस्ट ऑफ सेम अमाउंट इनकम, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कॉस्ट ऑफ सेम अमाउंट इनकम है। द स्लोप ऑफ बजट लाइन, जो हमारे पास स्लोप होती है बजट लाइन की वो हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट? स्लोप ऑफ बजट लाइन इज -px/py। तो स्टूडेंट आपने ये अच्छे तरीके से देखकर जानी है चीज़ें, क्योंकि ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन ऑर्डिनल अप्रोच इज़ वेयर, स्टूडेंट जो हमारा कंज्यूमर का हमारा इंटरेस्ट होता है या फिर हमारी जो अप्रोच होती है वो उसे हम किस तरह से डिस्कस करते हैं? उसे हम IC =
टेंजेंट टू BL। तो स्टूडेंट आपने इसे अच्छे तरीके से कवर करके जाना है। अब वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, इसकी वजह से मैं आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपने पेपर की अच्छे से तैयारी करें, बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आएँ। फ़ी अमानिल्लाह।